गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग जो है अपने लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने मैटर तक का इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट के बारे में देखा था। अब आज जो है जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं उसके बिहाफ पर जो मैटर का इंट्रोडक्शन था हमारा तीन पार्ट में हमने क्लासिफाई किया था। पहला पार्ट जो हमारा था किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमारे पास तीन पार्ट हुआ करते थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, और भी अदर पार्ट होते हैं हमारे पास जैसे कि प्लाज्मा, बोर्स, आइंस्टाइन, कंडेंसेट स्टेट। ठीक है, तो उनके बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। थोड़ी हमने जानकारी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में दी थी और उससे रिलेटेड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कह सकते हैं उसको, उससे जो है रिलेटेड कैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। अब आज हम क्या करेंगे कि जो दो और तरह के क्लासिफिकेशन है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर क्या देखा था, मैटर। थोड़ा कुछ प्रीवियस रिवीजन भी करेंगे इसमें, क्योंकि मैटर होता क्या है और कैसे क्लासिफाई हो रहा है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मैटर क्या होता है। तो मैटर जो हमारे पास था, एक ओरिजिनल जो पुरानी डेफिनेशन है वो क्या है, एनीथिंग which have mass and occupies space। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस में एनीथिंग, क्या बोल रहा है, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब अर्थ पर कोई भी सब्सटेंस हो। ठीक है, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो कोई भी चीज हो सकती है, कोई बॉटल हो सकती है, कोई मेज हो सकता है, कोई टेबल हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है, फैन हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, लाइट बल्ब हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, एक मास होगा हमारे पास, प्लस वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो किसी भी सब्सटेंस के पास मास होगा और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मैटर। अब मैटर जो है क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है। ठीक है, यही जो है पिछली क्लास में हमने देखा था कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, किस तरीके से, या थ्री तरीके से। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। सेकंड है हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। और थर्ड जो हमारा है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, तो ये तीन तरीके हमने क्लासिफिकेशन देखे थे। पहला क्या हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सेकंड है हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल और थर्ड हमारा माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो जो शुरुआत से अगर हम लोग बात करें क्लास 9th में, क्लास 10th में या क्लास 8th में, जो शुरू से हम लोगों को बताया जा रहा है कि मैटर की फिजिकल स्टेट कितनी होती है, तीन होती है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन हमारे पास जो है मैटर की फिजिकल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड, गैस एक ऐसी स्टेट है जो अर्थ पर केवल एक सब्सटेंस है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वो क्या है, H2O मतलब वाटर। तो अगर सॉलिड फॉर्म की बात करें तो वो क्या है, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म की बात करें तो वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और गैस फॉर्म की बात करें तो वो स्टीम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा एक सब्सटेंस, अगर इसका एग्जांपल देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइस हो गया। ठीक, और लिक्विड के फॉर्म में अगर देखें तो वाटर और स्टीम, वाटर स्टीम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे पास।
ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें आइस, वाटर और स्टीम इन तीनों को सेपरेट करने के लिए या इन तीनों में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हमने दो पैरामीटर डिस्कस किए थे। कौन कौन से? एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो ये दो पैरामीटर जो हमने डिस्कस किए थे वो है क्या, देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम बात कर रहे हैं, कोई भी दो पार्टिकल हमने लिया, ठीक है, कोई भी दो पार्टिकल ले लिया, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, ठीक। इसका मास मान लो हो गया m1 और इसका मास हो गया m2, ठीक। दोनों का अलग-अलग मास हो गया, ठीक है। और इसका चार्ज मान लो क्या हो गया q1 और इसका चार्ज मान लो q2। देखो अर्थ पर जो है ऐसा नहीं है कि सारी बॉडीज न्यूट्रल हो, कुछ ना कुछ उसमें थोड़ी मात्रा में चार्ज रहता है प्लस उसका मास भी होता है, ठीक। तो हर एक बॉडी क्या होती है, चार्ज भी हो सकती है, न्यूट्रल फॉर्म में रहती है। अगर उसमें मान लो कुछ पार्ट अलग हो जाए इलेक्ट्रॉन के तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चार्ज या डिस्चार्ज वो क्रिएट हो जाता है। तो मान लो ये जो है दो पार्टिकल है जिसके मास जो है m1 और m2 है और चार्ज क्या है q1 q2। तो इस केस में जो है, और मान लो अगर इनको r डिस्टेंस पे सेपरेट किया गया, r डिस्टेंस, ठीक है, r डिस्टेंस पे अगर सेपरेट किया गया है तो इनके बीच में दो फोर्सेस जो है एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? अगर ये पार्टिकल है, ठीक है, ये जो मास का हम कंसीडर करेंगे, मास हम लोग कंसीडर करेंगे इन केस ऑफ पार्टिकल, और चार्ज कब कंसीडर करेंगे, इन केस ऑफ चार्ज बॉडी, ठीक है। तो ये क्या है, इन केस ऑफ पार्टिकल, ठीक। कैसा पार्टिकल? न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल। उस केस में हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि दो बॉडीज का मास, ठीक है। अब अगर मान लो इन केस ऑफ पार्टिकल कैसा हो जाए, अगर ये चार्ज बॉडी हो जाए, ठीक है। अब ये सेकंड क्या हमारे पास, मान लो ये कैसा हो जाए, ये चार्ज हो जाए, चार्ज हो जाए, तो उस केस में दूसरा फोर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर न्यूट्रल बॉडी है तो न्यूट्रल बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है F g m1m2/r²। और अगर मान लो ये चार्ज बॉडी आ जाए तब उसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो कोई भी दो पार्टिकल है अगर वो चार्ज है, ठीक, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो यहां पर हमारे पास दो फोर्स, एक कौन सा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F g m1m2/r² एंड एक होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2/r², ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो फोर्सेस आ गए। अब जो ये दो फोर्सेस आए हैं, ठीक है, पहला जो है क्लासिफिकेशन देखना है किसका, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट का हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कोई भी अगर मैटर है तो मैटर में फिजिकली क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक, उससे मिलकर बना है। अब ये थ्योरी थोड़ा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरुआत से तो हमको पता ही है कि कोई भी सब्सटेंस, एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और इंडिपेंडेंटली क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन इंडिपेंडेंटली क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस में एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये एटम और मॉलिक्यूल जो है ये शुरुआत से ही हमको पता है, क्लास 9 से ही पता है, ठीक। हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरी क्लास जो चलेगी हमारी स्टार्टिंग की एकदम बेसिक, मतलब ऐसा मान के चल रहे हैं कि केमिस्ट्री किसी को कुछ भी नहीं पता, उस स्टेज से ले जा करके जो है हम ऊपर के लेवल तक आते जाएंगे धीरे-धीरे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि मान लीजिए दो पार्टिकल है, ठीक, दो पार्टिकल है या दो एटम है या दो मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है, या दो आयंस है। जब चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे तो वहां पर आयंस हो जाएंगे, ठीक। और अगर मान लो ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल की बात करेंगे एटम की, तो मान लो न्यूट्रल, ठीक। उस केस में हमारे पास दो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे क्या बताया हमने कि कोई भी मैटर है उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे दो पार्ट हमने लिया, एक ये लिया, एक ये लिया। अगर हम इसको न्यूट्रल पार्टिकल ले लेते हैं तो इसका मान लो मास हो गया m1 और इसका मास हो गया m2।
और अगर हम इसको चार्ज पार्ट कर ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लो इसका चार्ज क्या हो जाएगा Q1 और इसका चार्ज क्या हो गया Q2, ठीक। ये दो अलग अलग चार्जेस हमारे पास आ गए। तो इस केस में जो हमारा फोर्स होगा F इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहां पर जो है 1 बाई ये G m1 m2 बाई r स्क्वायर और यहां पे जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर G क्या होता है, G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक। और एप्सिलॉन नॉट एक वैल्यू आ रही है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसके बारे में फर्दर जानकारी आप लोगों को जो है फिजिक्स वाली क्लास में मिलेगी, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर दो कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट आता है तो उसके ऊपर जो है हमारी किसी भी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमारी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स की। अगर ये फोर्स ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, तो इनके बीच में मास के ऊपर डिपेंड करेगा, चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा और r इनके बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये जो है r इसके बीच की डिस्टेंस, दो चीजें आई हमारे पास, क्या, अगर चार्ज पार्टी है तो मास और उसका चार्ज q और उसकी रेडियस r, ये तीन जो पैरामीटर हमारे पास आए इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या यही तीन मेन पैरामीटर हो गए जिससे हम लोग किसी भी सब्सटेंस की या किसी भी मैटर की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो जैसे पूछा जाए कि चार्ज किसी में ज्यादा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा हम लोग लेते हैं, क्या, कि लोग बोलते हैं कि आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, ये सारे बोलते हैं, ठीक। एक कोवेलेंट कंपाउंड का एग्जांपल हम लोगे और एक आयनिक कंपाउंड का लेंगे, तो कैसे ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक हमने ले लिया NaCl और एक हमने ले लिया H2O, ठीक, ये मिल गया। तो NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें डिसोसिएट हो जाएगा Na+ और Cl-, ठीक है, Cl- डिसोसिएट हो जाएगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक। दूसरी चीज H2O में क्या होता है, ये लोन पेयर बना दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इससे इलेक्ट्रॉन खींचता है, ठीक है, और इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड है हमारा, आयनिक कंपाउंड, ठीक, NaCl, उसमें क्या है कि जो चार्ज है वो कंप्लीट है, पार्शियल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट चार्ज है, मतलब +1 चार्ज सोडियम के ऊपर है और -1 चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। और जो H2O है उसमें ऑक्सीजन अगर एक पोल देखेंगे, ठीक है, एक पोल इसको ये मान लें और एक पोल इसको ये मान लें, ठीक है, तो दोनों पोल जो है और एक दूसरा पोल हमारा ये प्लस माइनस का मतलब पोल जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर कहें कि Na+ और Cl-, ठीक है, इनके बीच में जो चार्ज है वो ज्यादा है, क्यों, क्योंकि वहां पर तो कोई फ्रैक्शन है नहीं, पूरा पूरा एग्जैक्ट होल नंबर है, +1 और -1 चार्ज है। लेकिन H2O के केस में क्या है, फ्रैक्शनल चार्ज है या पार्शियल चार्ज 1 से कम है, 1 यूनिट से कम है। तो जब चार्ज 1 यूनिट से कम होगा, अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा फोर्स है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किस ऊपर, मास के ऊपर। अब यहाँ पर तो मास कोई फैक्टर रोल प्ले ही नहीं करेगा ज्यादा, क्यों, क्योंकि चार्ज बॉडी है, ठीक। तो यहाँ से हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है कि NaCl में क्या है, चार्ज ज्यादा है और H2 में चार्ज कम है। इसीलिए क्या होता है कि अगर हम आइस ले लें, ठीक है, आइस ले लें और सॉल्ट ले लें, दोनों चीज, एक बीकर में आइस ले लें और एक बीकर में सॉल्ट ले लें, और दोनों को जो है सेम टेम्परेचर पे क्या करें, हीट कर लें, तो क्या होगा,
कौन सा सॉलिड पहले मेल्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि जो कंपाउंड अनस्टेबल होगा या लिस्ट स्टेबल होगा या दोनों कंपैरिजन जो लेस स्टेबल होगा वो पहले मेल्ट हो जाएगा। कैसे? जैसे वाटर है तो वाटर पहले मेल्ट होता है कि सॉल्ट पहले मेल्ट होगा, या आइस पहले मेल्ट होगा कि सॉल्ट पहले मेल्ट होगा? जाहिर सी बात है वाटर ही पहले मेल्ट होगा। तो जब वाटर पहले मेल्ट हुआ या फिर आइस पहले मेल्ट हुआ, इसका मतलब क्या निकला कि हमारा जो आइस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो जो सॉल्ट के पार्टिकल है उनके बीच के फोर्स से कम है, ठीक है। तो जब उनके बीच के फोर्स से कम रहेगा तो इसका मतलब क्या मेनली क्या निकल रहा है कि हमारा यही दो फैक्टर है, क्या? चार्ज और बीच का डिस्टेंस, ठीक। अब जैसे मान लो चार्ज के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है उसके बारे में, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कैसे? सोडियम है, ये सोडियम मान लो, ये Cl मान लो। अब जब इनके बीच में चार्ज ज्यादा है तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन, ठीक है। अब जैसे मान लो एक हमने इतना छोटा मैग्नेट रख दिया यहाँ पे और एक दूसरा इतना छोटा मैग्नेट रख दिया, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कम डिस्टेंस रिक्वायर होगा, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पे ही वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर इतना बड़ा बड़ा मैग्नेट रखते हैं तो क्या होगा, वो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि उसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। इस केस में जो हमने तीन डिवाइड किया था, कौन कौन सा? तीन फैक्टर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड और गैस, ठीक। तीन चीजें जो हमने डिवाइड की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इसका सीधा सीधा हम एग्जांपल लेंगे इसका आइस, वाटर और स्टीम का। तो आइस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, ठीक। वाटर के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और गैस के मॉलिक्यूल और दूर दूर होते हैं। तो जो हमने दो पार्ट बताया था, क्या? एक बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। एक बताया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो यही दो फैक्टर है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है F से जनरेट हो रहा था, ठीक है, F से जनरेट हो रहा था, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस R से जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पर जो है अगर हम इनको डिस्कस कर लें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो हमारा पूरा पूरा जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस का वेरिएशन क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ये एकदम बेसिक पार्ट है, कैसे सॉलिड ज्यादा स्टेबल हो जाता है, लिक्विड कैसे कम स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब अट्रैक्शन ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि उसके बीच में गैप कम है, ठीक है। गैप कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसका, और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसके बीच में क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो जो इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस का, ये रिवीजन हो गया। अब जो अगला है हमारा क्या? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो है मैटर का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, कौन सा? मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल, तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर भी हमने बताया था दो तरीके से। जैसे एक होता है प्योर फॉर्म, यहां पर एक होता है प्योर फॉर्म, और दूसरा होता है इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। एक होता है प्योर फॉर्म और दूसरा इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म भी हमारा दो तरीके से डिस्क्राइब होता है, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड, ठीक। और इम्प्योर फॉर्म भी दो तरीके से, कैसे? होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस। ठीक,
है। एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। अब इसको देखते हुए जो है प्योर फॉर्म इम्प्योर फॉर्म दो तरीके से डिवाइड हुआ जो, तो इसको हम लोग जो है एक को बोले प्योर फॉर्म और दूसरे को बोले इम्प्योर फॉर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक, मिक्सचर भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां से ये एलिमेंट हो गया और इधर ये कंपाउंड हो गया और ये होमोजेनस मिक्सचर हो गया और ये हेटेरोजेनस मिक्सचर हो गया। तो इस तरीके से जो है हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल में, मैक्रोस्कोपिक मतलब जो थोड़ा बड़ा, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये थोड़ा इकोनॉमिक से रिलेटेड वर्ड है। क्या होता है कि मैक्रो का मतलब ब्रॉड लेवल पे होता है और माइक्रो का मतलब स्मॉल लेवल, वेरी स्मॉल लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से प्योर फॉर्म और इम्प्योर फॉर्म में हमने बता दिया। अब एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनस मिक्सचर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अभी जो है हम लोगों ने बात की किसकी, प्योर फॉर्म इम्प्योर फॉर्म में कैसे हम लोग एलिमेंट क्या है, ठीक है। एलिमेंट क्या है, सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं। ठीक, तो एलिमेंट वो है इट इज made of only one type of substance, ठीक। अगर मान लो कि केवल एक टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि सोडियम एलिमेंट हो गया, पोटेशियम एलिमेंट हो गया, ठीक है, और कार्बन एलिमेंट हो गया, ठीक है, और हमारे पास कई सारे ऑर्गन एलिमेंट हो गया, कई सारे हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लिथियम हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप, केवल उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंसेस अगर होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड के अंदर भी जो है दो तरीके का होता है, एक मॉलिक्यूल भी होता है और एक कंपाउंड भी होता है, तो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हो गया एलिमेंट। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल पर, ठीक। मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या है, ये भी क्या है, एक ही टाइप के सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। इट इज made of only one type of substances, only one type of substances, but there are more in क्वांटिटी। अब जैसे मान लो कि इसका हमने एग्जांपल क्या बताया कि एलिमेंट का इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक टाइप सब्सटेंस का रहेगा और एक ही सब्सटेंस रहेगा, ठीक। कैसे,
जैसा मान लो सोडियम हो गया, ठीक, और कार्बन हो गया, ठीक है, और मान लो पोटेशियम हो गया, ठीक, आयरन हो गया। तो ये सारे क्या है हमारे पास एलिमेंट है, ठीक। अब अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये भी एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलकर बनेगा, लेकिन उस समय सब्सटेंसेस की जो नंबर होगा वो 1 से ज्यादा हो जाएगा। कैसे? एक एग्जांपल इसका देखते हैं। सबसे पहले जो है एक होता है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ठीक है। तो जो ये क्या है, ये सारे मोनोएटॉमिक है और इसी को क्या बोलते हैं, एलिमेंट फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन हो गया H2, तो ये क्या होता है, डायएटॉमिक, ठीक। Cl2 हो गया, ये भी डायएटॉमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया, ठीक। और इसके बाद आता है हम लोग, मान लो फास्फोरस आ गया P4, क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल में 4 एलिमेंट या 4 एटम होते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, फास्फोरस मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद सल्फर S8, तो सल्फर के एक मॉलिक्यूल के में क्या होते हैं, 8 एटम होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल, ठीक। ये एलिमेंट हो गया और ये मॉलिक्यूल हो गया। अब एलिमेंट मॉलिक्यूल के होने के बाद हम लोग बात करेंगे इसकी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड की बात करेंगे। तो इसको आप नोट करिए। अब करते हैं हम लोग कंपाउंड की, ठीक। तो कंपाउंड में क्या होगा, साफ साफ लिख देंगे क्या, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक। कहीं पर भी अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का यूज आ गया तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कि वो कंपाउंड है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, ठीक, सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोगों ने जब से हम लोगों ने जन्म लिया और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक देखेंगे, क्या वो है, साफ साफ H2O, वाटर, ठीक। तो वाटर में हमारे पास क्या होता है, 2 चीजें, क्या क्या, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन, ठीक। तो यहां पर सीधे सीधे क्या है कि इट इज मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। 2 सब्सटेंस हमारे पास यहां पे है, कौन कौन सा, एक हो गया हमारे पास हाइड्रोजन और एक हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। इन दोनों को मिला करके जो है क्या बना है, H2O। तो ये H2O जो है वो क्या है, कंपाउंड। इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कई सारे कंपाउंड मिलकर के मॉलिक्यूल भी होते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब जो है ये डिफरेंसेस हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जो प्योर फॉर्म हो एलिमेंट में और कंपाउंड में डिस्क्राइब हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। इम्प्योर फॉर्म में क्या रहेगा कि प्योर फॉर्म तो हमने बता दिया कि केवल एक ही टाइप के सब्सटेंसेस में हो सकते हैं, ठीक है, या प्योर रहेगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं आएगा। अब क्या बात करते हैं हम लोग इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म में जो है क्या आएगा, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर दोनों आएगा, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब जो है इम्प्योर फॉर्म हमारा या मिक्सचर फॉर्म दो तरीके से डिवाइड हो जाएगा, एक होगा होमोजेनस मिक्सचर और एक होगा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो इन दोनों को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे 2 एग्जांपल हम ले सकते हैं, कौन कौन सा, एक एग्जांपल हम लोग ले लेंगे शुगर प्लस वाटर का, शुगर प्लस वाटर का एकदम सिंपल एग्जांपल है, और एक हम ले लेंगे सैंड प्लस वाटर का, ठीक। तो इन दोनों चीजों से आप लोग परिचित होंगे पहले से, शुगर और सैंड से, वाटर से तो है ही, ठीक। तो अगर इसका हम लोग फिगर देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 फिगर हमने बनाए, ठीक है। वाटर क्या है दोनों में, ठीक, वाटर दोनों में, और एक में क्या है सैंड भी है। तो सैंड जो रहेगा वाटर में वो नीचे बैठ जाएगा, ये सभी को पता है, ठीक। ये मान लीजिए इसमें जो है सैंड नीचे बैठा होगा, और जो शुगर प्लस वाटर वाला सिस्टम है, ठीक, ये और सैंड प्लस वाटर,
तो सैंड प्लस वाटर वाला ये हो गया और शुगर प्लस वाटर वाला ये हो गया। तो क्या वाटर में शुगर दिखता है अगर डिसॉल्व हो जाए? नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो इन दोनों एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हम लोग समझेंगे क्या मिक्सचर को, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ठीक है, तो होमोजेनस जो मिक्सचर है पहले हम समझते हैं होमोजेनस मिक्सचर का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, द प्रॉपर्टीज आर सेम in whole mixture. प्रॉपर्टी सेम रहेगी प्लस एक पार्ट होता है सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट मस्ट बी completely dissolved in solid। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो है कि the substances are not convertible into their कुछ लोगों को बुलाया previous state। ठीक, तो ये तीन पॉइंट जो है हमने लिखे हैं, कौन कौन से, द पार्टिकल्स या द प्रॉपर्टीज आर सेम इन होल मिक्सचर। ठीक है, तो जो ये पूरा हमारा मिक्सचर है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, होमोजेनस मिक्सचर। यहां पे लिख देते हैं होमोजेनस मिक्सचर। ठीक, होमोजेनस मिक्सचर की हम लोग बात करते हैं पहले। तो जो पहला पॉइंट हमने लिखा वो क्या है, वो है द प्रॉपर्टीज आर सेम इन होल मिक्सचर। तो पूरे मिक्सचर में हमारा जो है क्या है, प्रॉपर्टी सेम है। इसका मतलब क्या है, तो जो हमारा ये शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर है होमोजेनस का, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ये फर्स्ट होमोजेनस हो गया, ये सेकंड हेटेरोजेनस की सेकंड टाइम बात करेंगे हम लोग। तो पहला जो हम लोग बात करेंगे द प्रॉपर्टीज आर सेम इन होल मिक्सचर। इसका मतलब प्रॉपर्टीज से किसका मतलब, प्रॉपर्टीज का मतलब कैसी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी मेनली होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी नॉर्मली। ठीक है, जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्लस इसका मान लो कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो ये सारी अलग-अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब इस पूरे मिक्सचर पे हम लोग कहीं भी फोकस करें, इस पॉइंट फोकस करें या फिर इस पॉइंट फोकस करें या फिर इस पॉइंट फोकस करें, कहीं पर भी फोकस करते हैं, मतलब कहीं पर भी अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, मतलब इस पॉइंट से हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन उठाया, ठीक है, इस पॉइंट से सॉल्यूशन उठाया और इस पॉइंट से सॉल्यूशन उठाया, तीन हमने टेस्ट ट्यूब में इसको डिवाइड कर दिया। अब तीनों टेस्ट ट्यूब का जो हमने बॉयल किया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आना चाहिए, तीनों का सेम आना चाहिए। प्लस अगर तीनों को हमने फ्रीज कर दिया, क्या हो गया, वो सॉलिड बन गया। तो जितने डिग्री पे तीनों फ्रीज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होना चाहिए, मतलब तीनों टेस्ट ट्यूब का फ्रीजिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। प्लस अगर हम लोग कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें, मतलब क्या कि कितना शुगर का अमाउंट वाटर में डिसॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक, तो कितना शुगर जो वाटर में डिसॉल्व है, तो अगर मान लो पहली टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब, तीसरी, तीनों का अगर कंसंट्रेशन डिटरमाइन करें तो वो तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट क्या बोलता है हमारा, सोल्यूट मस्ट बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। मतलब जो सोल्यूट है हमारा शुगर और जो सॉल्वेंट है वाटर, तो सोल्यूट जो है मतलब शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होना चाहिए, कहीं पर भी शुगर का पार्टिकल अलग से हमको दिखना नहीं चाहिए, मतलब वो पूरा पूरा जाके उसमें डिसॉल्व हो जाना चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक, अब थर्ड क्या है, द सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट, द सब्सटेंसेस are not convertible into their previous state by any simple physical method। ये एक पॉइंट और इसके आगे लिख दो थोड़ा सा, by any simple physical method।
ठीक, किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग उसको जो है वापस शुगर और वाटर में कन्वर्ट ना कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब जैसे मान लो अगर शुगर और वाटर को सेपरेट करना तो क्या करेंगे, इसको बॉईल करना पड़ेगा। तो बॉईल जो है थोड़ा अलग सेपरेशन है बॉइलिंग, ठीक है। सिंपल मतलब सिंपली जैसे छानना हो गया, ठीक है, तो छान करके उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, लेकिन सैंड और वाटर के मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि द सब्सटेंसेस आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू देयर प्रीवियस स्टेट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। तो प्रीवियस स्टेट में हम जो है उसको मतलब जो हमारा सॉल्यूशन बन गया शुगर सिरप उसमें हम लोग शुगर और वाटर को अलग नहीं कर सकते सिंपल मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से। इसलिए वो क्या हो जाएगा, अगर ये तीन क्राइटेरिया जो है क्राइटेरिया अगर कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी मिक्सचर फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। ये तीन पॉइंट उसके पास होने चाहिए। कौन कौन से, पहला हमारा पॉइंट है कि द प्रॉपर्टीज आर सेम इन होल मिक्सचर, ठीक है। Solute must be completely dissolved in solvent, and third property is the substances are not convertible into their previous state by any simple physical method। तो ये हमारा होता है क्या, होमोजेनस मिक्सचर। अब इसको आप लोग नोट करिए। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि इसकी हेटेरोजेनस मिक्सचर। कुछ नहीं है, केवल इसमें अपोजिट कर देना है। क्या, इधर फर्स्ट पॉइंट है क्या, द प्रॉपर्टीज आर सेम, तो यहां क्या कर देंगे, द प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन होल मिक्सचर। कैसे, अगर मान लो ये सैंड है और ये वाटर है, ठीक, तो अगर यहाँ की प्रॉपर्टी चेक करें हम लोग तो यहाँ पे हमको वाटर मिलेगा, यहाँ की प्रॉपर्टी चेक करें तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, आधा सैंड आधा वाटर। और यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी चेक करें तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, पूरा पूरा सैंड। इसका मतलब प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट थ्रू आउट द मिक्सचर। तो मिक्सचर में अगर प्रॉपर्टीज डिफर करेगी तो वो क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर नहीं बोला जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे हमने होमोजेनस मिक्सचर में क्या बोला था कि सोल्यूट मस्ट बी कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सोल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों, देखो यहाँ पे शुगर नीचे बैठा हुआ तो कहां पे डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व तो हुआ नहीं। तो सेकंड पॉइंट में क्या हो गया, सोल्यूट नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक, ये हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, द सब्सटेंसेस आर नॉट कन्वर्टेबल, जो यहाँ पे लिखा गया है होमोजेनस मिक्सचर में, उसका क्या हो जाएगा, नॉट मास हटा बस। तो उसको हम लोग आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड से उसके प्रीवियस सब्सटेंसेस में सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है और क्या है, सैंड है, उसको आसानी से छान करके अलग कर सकते हैं, लेकिन वाटर और शुगर के मिक्सचर को हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो ये हमारा हो गया हेटेरोजेनस मिक्सचर। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है माइक्रोस्कोपिक लेवल का, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्या, माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा वो क्या है, मैटर माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है उसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो जो है आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन आता है। सेकंड आता है प्रोटॉन, थर्ड आता है हमारा न्यूट्रॉन, फोर्थ हमारा आता है न्यूक्लियस, ठीक, और फिफ्थ हमारा आता है एनर्जी सेल, ठीक। ये चार हम लोग चीजें पढ़नी है इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब सर कोई भी मैटर हम लोग ले लें तो जो मिक्सचर हो गया, जो एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, ये थोड़े क्या है, ब्रॉड लेवल पे। वैसे हमारे लिए तो बहुत छोटे लेवल पे है, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये एटम मॉलिक्यूल ये भी थोड़ा बड़े लेवल पे होता है, इसीलिए उसको माइक्रो के अंतर्गत रखा जाता है। अब माइक्रो जो और छोटा हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उससे छोटा तो कुछ सोचा नहीं है, तो इसीलिए इसको माइक्रो लेवल पर रखा गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस कहाँ है, एनर्जी सेल कहाँ है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक एटम हम लेंगे सबसे पहले, ठीक। ये जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये जो है
न्यूक्लियस है, और ये हमारी क्या है फर्स्ट एनर्जी सेल, इसको बोलते हैं के। ठीक, ये हमारी सेकंड एनर्जी सेल हो गई, इसको बोलते हैं एल, ये थर्ड हो गया एम, और ये फोर्थ हो गया। तो जो के एल एम एन है ये क्या है एनर्जी सेल है अलग अलग। ठीक, एनर्जी सेल है। अब इसको देखिए ये थोड़ा सर्कुलर नहीं बना, ये थोड़ा हल्का इलेप्टिकल है। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है वो पूरा पूरा दिखता जाएगा, जैसे पास आते जाएंगे तो इलेप्टिकल ऑर्बिट कम होता जाएगा, थोड़ा सर्कुलर बनता है, मतलब पार्ट जो हल्का सा एकदम सर्कुलर रहेगा, पूरा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये के लेवल हो गया एनर्जी सेल, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ठीक, अब जो के सेल होता है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, ये 8, ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा हुआ है 18, ये 32। ठीक, अब ये आता कहां से है, इसका जो रूल होता है कौन सा 2n², मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज 2n²। n क्या है सिंपल क्वांटम नंबर, n = 1 2 3 4, इसके लिए अलग अलग होता है। यहां पे लिख देते हैं हम लोग, n की वैल्यू यहां पर 1 होती है, यहां पर n की वैल्यू 2 होती है, यहां पर n की वैल्यू 3 होती है, यहां पर n की वैल्यू 4। ठीक, तो ये चार तरीके से हम लोग अलग अलग डिस्क्राइब कर रहे हैं कौन कौन से सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो इसी को क्या बोलते हैं एनर्जी सेल। कौन कौन सी हो गई हमारे पास के, एल, एम और एन, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी सेल में मूव करता है। कैसे मूव करता है, वेव लाइक मोशन, ऐसे। ठीक, इस तरीके से यहां पर भी ऐसे ही मूव करेगा। यहां पर भी ऐसे ही मूव करेगा। ठीक, इसको पूरा हम लोग बना देंगे, यहां पर भी बना देना है। ठीक, ये हो गया वेव लाइक मोशन में ये मूव करेगा। अब जैसे बताया हमने क्या कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, पहली चीज तो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक, और न्यूक्लियस में ही क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो ये जो हमारा न्यूक्लियस बना हुआ है इसी में क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव का साइन बना हुआ है, इसका मतलब क्या कि प्रोटॉन भी पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है न्यूट्रल, जीरो चार्ज होता है इसके ऊपर। ठीक है, जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, इसलिए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस ऑर्बिट में चारों तरफ, कैसे वेव लाइक मोशन में। तो ये वेव लाइक मोशन मूव कर रहा है। अब जैसे हमारे पास के सेल में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे, एक ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो गया, यही वेव लाइक मोशन में क्या करेंगे मूव करेंगे। अब यहां पर कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बाकी अलग अलग ऐसे आप लोग फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक, नेगेटिवली चार्ज। यहां पे जो न्यूक्लियस है केंद्र, इसमें क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा यहां पर ऐसे। ठीक, उसके बाद इसमें होता क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कलेक्टिवली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये ऑर्बिट में जो है या एनर्जी सेल में इलेप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है वेव लाइक मोशन में घूमता रहता है। ठीक है, इस बिहाफ पे जो है हमारे पास ये सारे पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और एनर्जी सेल। तो ये सारे पॉइंट जो हैं किस पे डिस्कस होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट है वो क्या है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस और एनर्जी सेल। अब ये हमारा जो है मैटर का डिस्क्रिप्शन हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या है, वो हमारा अलग अलग लॉज जो है
कैसे जो हमारा एटम मॉलिक्यूल कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, या कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, तो कैसे हम लोग जो है हाइड्रोजन और वाटर मिल करके पानी बन जाता है, किस तरीके से बनता है, किस रेशियो में कंबाइन करता है, ये सारी चीजें जो है अलग अलग लॉज जो हमारे आएंगे उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है, इसके ऊपर जो बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।